हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ रन। तो आज की वीडियो में हम दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पल्लव वंश से। पल्लव शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पौधे के कोमल अंकुर एवं पत्ते। इसके संस्थापक श्री विष्णु थे तथा इसकी राजधानी कांची थी। श्री विष्णु वैष्णव धर्म को मानते थे तथा इन्हीं के दरबार में लेखक भारवी रहते थे जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की थी। इस वंश के अगले शासक महेंद्र वर्मन हुए जिन्होंने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। ये पहले जैन धर्म के अनुयायी थे लेकिन बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर शैव बन गए। इस वंश के अगले शासक नरसिंह वर्मन प्रथम हुए जिन्होंने वातापी पर विजय के उपलक्ष्य में वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी तथा इन्होंने महाबलीपुरम का एकाश्म मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसे रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। रथ मंदिरों की संख्या 7 है तथा इनमें से सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं मिलता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही मामला शहर का नाम मामलापुरम रखा था जिसे अभी हम महाबलीपुरम के नाम से जानते हैं। इन्हीं के शासन काल में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों पर हमला किया था परंतु इन्हें 3 बार हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय अपने राज्य लौट गए। इनके बाद पल्लव वंश के नए शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय बने जिन्होंने राजसिंह राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पल्लव राजा रानी की तस्वीर लगी हुई तथा इसी मंदिर के निर्माण के बाद द्रविड़ स्थापत्य कला का विकास हुआ था। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में रहते थे तथा इन्हीं के शासनकाल में अरबों का आक्रमण हुआ था। इस वंश के अगले शासक नंदी वर्मन द्वितीय हुए जिन्होंने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश के अंतिम शासक अपराजित वर्मन थे। इसके बाद हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानेंगे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे तथा इनकी राजधानी मान्यखेत या मणिकर थी। माना जाता है कि इसी वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इस वंश के अगले शासक ध्रुव यानी कि धारावर्ष हुए। ध्रुव राष्ट्रकूट राजवंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था तथा प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज एवं पाल वंश के राजा धर्मपाल को पराजित किया था। इनके बाद अगले शासक गोविंद तृतीय बने। गोविंद तृतीय ने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और इन्होंने इसमें चक्रयुद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया था। माना जाता है कि गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांडव एवं गंग शासकों के संघ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। गोविंद तृतीय के बाद राष्ट्रकूट वंश के नए शासक अमोघ वर्ष हुए जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे तथा इन्होंने ही कन्नड़ भाषा की पुस्तक कविराज मार्ग की रचना की थी। इनके दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य तथा अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायन भी रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इनके बाद राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक इंद्र द्वितीय बने। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महिपाल को हराया था। इनके बाद राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक इंद्र तृतीय बने। इन्हीं के शासन काल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था तथा इन्होंने मान्यखेत के राजकुमार को बल्लभ राज भी कहा था। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे। इन्होंने तालकोलम के युद्ध में चोल वंश के राजा परंथक प्रथम को हराया था तथा इन्हीं के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की है। माना जाता है कि इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय तथा अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे। अब हम इस समय के कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के बारे में जानेंगे। जैसे राष्ट्रकूट वंश के शासन के समय ही एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण हुआ था। माना जाता है कि एलोरा की गुफा में 34 सालकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 बौद्ध धर्म की गुफा है, 13 से 29 हिंदू धर्म की तथा 30 से 34 जैन धर्म की गुफाएं हैं। गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है। यह सबसे प्रसिद्ध गुफा है तथा इसमें एक चैत्य है। गुफा संख्या 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा की गुफाओं का उल्लेख सबसे पहले फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने किया था। माना जाता है कि राष्ट्रकूट राजा शैव, विष्णु तथा जैन धर्म के उपासक थे तथा इन्होंने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम का प्रचार करने की स्वीकृति दी थी। ऐसा माना जाता है कि चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय ने कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। अब हम कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश को चालुक्य वंश की पश्चिमी शाखा भी कहा जाता है। इसके संस्थापक तैलभ द्वितीय तथा इनकी राजधानी मान्यखेत थी।
माना जाता है कि सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था तथा इस वंश के सबसे महान शासक विक्रमादित्य चतुर्थ थे। इन्हीं के दरबार में विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हन तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर रहते थे। माना जाता है कि विक्रमांक देवचरित में बिल्हन ने विक्रमादित्य चतुर्थ के जीवन के बारे में बताया है। इसके बाद हम वातापी के चालुक्य वंश यानी कि चालुक्य वंश के मूल शाखा के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इसके संस्थापक जयसिंह थे तथा इनकी राजधानी वातापी या बादामी थी, जो कि बीजापुर के निकट थी। वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता तथा इन्होंने 1700 रण विक्रम तथा श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी। इन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ तथा एक वाजपेयी यज्ञ करवाया था। इनके 2 पुत्र थे, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र कीर्तिवर्मन चालुक्य वंश के नए शासक बने। माना जाता है कि कीर्तिवर्मन ने पुरुरन पराक्रम तथा 1700 की उपाधि धारण की थी तथा इन्होंने बहु सुवर्ण अग्नोष्टम यज्ञ करवाया था, जिसका उल्लेख हमें महाकूट स्तंभ लेख से मिलता है। कीर्तिवर्मन को ही वातापी का वास्तविक निर्माणकर्ता माना जाता है। इसके बाद चालुक्य वंश के अगले शासक मंगलेश बने, जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इन्होंने बादामी के गुहा मंदिरों का भी निर्माण कार्य पूरा करवाया था। इस वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिन्होंने दक्षिणापद परमेश्वर, परम भट्टार, महाराजा धीराज तथा सत्य श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। इनके राजकवि का नाम रवि कीर्ति था। इन्होंने ऐहोल अभिलेख की रचना की थी। इसके अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री वेन सांग 641 ईस्वी में इनके दरबार आए थे तथा माना जाता है कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था तथा उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद चालुक्य वंश के अगले शासक विनयादित्य बने, जिन्होंने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विनयादित्य के बाद चालुक्य वंश के अगले शासक विजयादित्य बने। माना जाता है कि इन्होंने पल्लवों की राजधानी कांची पर हमला किया था और पल्लव वंश के शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय को हराकर उससे कर वसूला था तथा पदकल में शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसके बाद चालुक्य वंश के अगले शासक विक्रमादित्य द्वितीय बने, जिन्होंने गंग वंश के शासक श्री पुरुष की सहायता से वंश के शासक नंदी वर्मन को पराजित किया था तथा इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। इन्हीं के शासन काल में दक्कन में अरबों का आक्रमण हुआ था तथा इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था। इसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की थी। माना जाता है कि विक्रमादित्य द्वितीय की 2 पत्नियां थीं, लोक महादेवी तथा त्रिलोक्य देवी। लोक महादेवी ने पटकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था तथा त्रिलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिन्हें राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने पराजित किया और नए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसके बाद हम बेंगी के चालुक्य वंश यानी कि चालुक्य वंश के पूर्वी शाखा के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे तथा इनकी राजधानी बेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश थे। इनके राजकवि भारवी थे, जिन्होंने किरातार्जुनियम ग्रंथ की रचना की थी तथा इन्होंने पृथ्वी का युवराज, पृथ्वी वल्लभ, मकर ध्वज तथा विषम सिद्धि की उपाधि धारण की थी। चालुक्य वंश के सबसे महान और शक्तिशाली शासक विजयादित्य तृतीय थे, जिन्होंने पांडेय, राष्ट्रकूट, कलिंग, कलचुरी और दक्षिणी कौशल राजाओं को भी पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अब हम चोल वंश के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि चोल शासक पल्लवों के ही सामंत थे। इनके संस्थापक विजयालय थे तथा इनकी राजधानी तंजाय यानी कि तंजौर थी। विजयालय ने पल्लवों पर विजय के उपलक्ष्य में नरकेसरी की उपाधि धारण की थी तथा चोलेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इस वंश के अगले शासक आदित्य प्रथम थे। इन्होंने पल्लव शासक अपराजित वर्मन प्रथम को हराकर स्वतंत्र चोल वंश की स्थापना की थी। इन्होंने गंग और पांड्यों को भी हराया था। इन्होंने पल्लव पर विजय पाने के उपलक्ष्य में कोदंड राम की भी उपाधि धारण की थी। इस वंश के अगले शासक परांतक प्रथम हुए। इन्होंने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को पराजित करके मदुराई कोंड की उपाधि धारण की थी तथा तंजौर के चिदम्बरम मंदिर का निर्माण भी करवाया था। माना जाता है कि तालकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने परंतक प्रथम को हराया और इस युद्ध के बाद चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर राष्ट्रकूटों का अधिकार हो गया। इस वंश के अगले शासक राजराज प्रथम हुए, जिन्होंने जयगोंड, चोल मार्तंड तथा जयनाथ मंगलम में शिव मंदिर बनाने के बाद शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की।
इन्होंने तंजौर में शिव का मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसे हम अभी बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। इन्होंने चेर शासकों की नौसेना को पराजित किया था तथा श्रीलंका के राजा महिम पंचम को भी पराजित किया था। इन्होंने श्रीलंका में जीते गए प्रदेशों को मिलाकर एक नए प्रांत का निर्माण किया था और इसकी राजधानी पोलनरुआ को बनाया था तथा इन्होंने पोलनरुआ का नाम बदलकर जयनाथ मंगलम भी कर दिया था। इनके बाद चोल वंश के अगले शासक राजेंद्र प्रथम हुए, जिन्होंने पाल शासक महिपाल को पराजित करके गंगईकोट चोल की उपाधि धारण की थी तथा सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक एक विशाल झील का भी निर्माण करवाया था। इन्होंने श्रीलंका के राजा महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया था तथा पूरे श्रीलंका को अपने राज्य में मिला लिया था। इन्होंने चेर और पांड्य राजाओं को भी पराजित किया था तथा अपने पुत्र राजाधिराज को पांड्य प्रदेश का शासक नियुक्त कर उसे चोल पांड्य की उपाधि भी दी। इस वंश के अगले शासक राजेंद्र द्वितीय हुए, जिन्होंने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी तथा कोल्हापुर में जय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। माना जाता है कि उन्होंने चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर प्रथम को हराया था। इसी वंश के शासक वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। इस वंश के अगले शासक कुलोतुंग हुए, जिन्होंने सुगम तवीर्त की उपाधि यानी कि करों के हटाने वाले की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कलचुरी के शासक कर्णदेव और कलिंग के राजा अनंत वर्मन को पराजित किया था। इस वंश के अगले शासक विक्रम चोल हुए, जिन्होंने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी तथा इनके द्वारा जबरदस्ती कर वसूले गए तथा प्राचीन वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया गया था। माना जाता है कि कुलोतुंग द्वितीय ने भी चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय थे। इसके बाद हम चोल प्रशासन और समाज के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। पहला ग्राम, दूसरा कुर्रम, तीसरा नाडु, चौथा वलानाडु, पांचवा कोट्टम तथा छठा मंडलम। इस समय पेरुंदरम चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को, सेरुंदरन चोल प्रशासन में भाग लेने वाले निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को, नाटुर नाडु के स्थानीय सभा को, नगरतार नगर की स्थानीय सभा को तथा कुलुंजु सोने के सिक्के को कहा जाता था। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी और इस समय के साधारण लोगों की समिति थी, जिसका काम होता था कि तालाबों और बगीचों का निर्माण के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। इस समय सभा या महासभा अग्रहरों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्य को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नामक समिति के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी तथा सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तथा तालाब के किनारे होती थी। नगरम व्यापारियों की सभा को कहा जाता था। इस समय भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। माना जाता है कि इस समय चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाति सेना था। चोल सेना 3 भागों में विभक्त था, जैसे कि घुड़सवार, हाथी और पैदल सेना। अब हम चोल काल के भूमि के प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे कि वेलन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी के भूमि, ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, सालाभोग, किसी विद्यालय के रख रखाव में दी गई भूमि, देवदान या तिरुन मटकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पलिचंदनम, जैन संस्थान को दान में दी गई भूमि, चतुर्वेदी मंगलम, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को कहा जाता था। अब हम चोल काल की संस्कृति और कला के बारे में जानेंगे। चोलों की वास्तुकला द्रविड़ शैली में थे। इसमें विमान, मंडप, गोपुरम, सिंह स्तंभ एवं मिश्रित स्तंभ भी शामिल थे। चोल साम्राज्य को नटराज की प्रतिमा के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता था। चोल साम्राज्य की कांस्य की प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य की प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। इस समय इनका सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपत्तनम हुआ करता था। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी तथा चोल काल में वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए धान का उपयोग किया जाता था। इस समय विष्णु के उपासक को अलवर तथा शिव के उपासक को नैनार संत कहते थे। इसके बाद हम यादव वंश के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इसके संस्थापक भीलम पंचम थे तथा इनकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे महान राजा सिंहन थे तथा इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र थे। रामचंद्र की मंत्री का नाम हेमाद्री था तथा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना की थी। रामचंद्र अंतिम शासक थे जिन्होंने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। अब हम होयसल वंश के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इस वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे तथा इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। इन्होंने चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण करवाया था तथा ये पहले जैन धर्म को मानते थे, परंतु बाद में रामानुज के प्रभाव में आकर वैष्णव धर्म के हो गए। इस वंश का अंतिम शासक बीरबल्लाल तृतीय था,
जिन्हें मलिक काफूर ने हराया था। इसके बाद हम गंग वंश के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इस वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे तथा अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा को माना गया है। इस वंश की पहली राजधानी कोलार यानी कि कोलर थी, जो कि बाद में तलकाड़ हो गई। इसके बाद हम कदम वंश के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनके संस्थापक मयूर शर्मन थे तथा इनकी राजधानी बनवासी थी। इसके बाद हम काकतीय वंश के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनके संस्थापक बीटा प्रथम थे, जिनकी राजधानी अमनकोट थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति थे। उन्होंने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित किया था। इनके बाद इनकी पुत्री रुद्रमा देवी ने शासन किया। इन्होंने रुद्रदेव महाराज की उपाधि धारण की थी। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था, जिन्हें मलिक काफूर ने हराया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण का रिवीजन करने वाले हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।